हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात करने वाले हैं कि 10 डेज के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसके पीछे हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का हर पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। गाइस एक चीज जरूर मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ कि अभी भी आपकी कितने परसेंट स्टडी हुई है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप लोगों को कौन सा लग रहा है, जिससे मैं कमेंट को एनालाइज करके आप लोगों के लिए और कुछ चीजें ला पाऊंगा। एक चीज और बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके प्रदीप सर राहुल सर आप लोगों के लिए कंटिन्यू बहुत लगातार बेहतरीन तरीके से उतर जाए, तो भाई इस वीडियो पे आपका जो रिएक्शन होगा वही हमारे आगे एक्शन को दिखाने पे मतलब हमें हमें मोटिवेट करेगा कि भाई बच्चे इतना प्यार दिखा रहे हैं, अब हमें उतरना चाहिए पूरी तरह से। सो गाइस जितना हो सके वीडियो को शेयर करो और हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, क्योंकि इस एनालिटिकल भी वो चीजें हमें दिखनी चाहिए, तो हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाएगी यार बच्चे इतना प्यार दिखा रहे हैं, हमें तो इनके लिए भी उतरना चाहिए। जैसे हम बाकी यूनिवर्सिटी के लिए उतरते हैं वैसे आपके लिए भी हम आ जाएंगे। सो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीजों को लेके। सबसे पहली बात तो गाइज आप बहुत ये सुने होंगे और ये सुन सुन के बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है। क्या सुने हैं, बहुत सारे ये लोग ये सुनते हैं कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, उनके सब्जेक्ट में बहुत सारे बैकलॉग लगते हैं। देखो इस ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल सही बात है। सही बात है, बहुत सारे बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के अंदर केटी लगता है, मतलब बैकलॉग लगता है और बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो सर ऐसा क्यों? देखो सबसे पहली बात तो इसका रीजन ये है कि जब 12th से बच्चा आता है तो वो 12th की तरह ही पढ़ाई करता है, उसको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल इंजीनियरिंग में किस तरह से स्टडी करना चाहिए, किस बुक्स पे फोकस करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए, ये पता ही नहीं रहता। और जब तक ये पता चलता है तब तक बहुत ज्यादा देरी हो चुका रहता है और बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा, अगर आप आपके अगर कॉलेज के अंदर भी किसी लड़के को आपने ऐसा देखा होगा तो प्लीज लिख के जरूर बताना। अगर आप भी वैसे लड़के हो तो गट्स आपके अंदर होना चाहिए एक्सेप्ट करने का, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका 12th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत अच्छा स्कोर था, बहुत अच्छा परसेंट था, बट इंजीनियरिंग में उनका इतना बुरा हाल है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे सबके सब सब्जेक्ट में मैं फेल ना हो जाऊं। और इसके पीछे का यही रीजन है गाइस कि उन्होंने इंजीनियरिंग को ठीक तरीके से समझा ही नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और इसमें उनकी इतनी भी गलती नहीं है, बहुत सारे रीजंस है। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर टीचर्स अच्छे नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जिस तरह से सब्जेक्ट को डिलीवर करना चाहिए उस तरह से नहीं है। तो बहुत सारी फैसिलिटी ना होने के कारण बच्चों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता और प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण उनसे सब्जेक्ट की दूरियां बढ़ जाती है। और जो बच्चे कर पाते, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका स्कोर बहुत कम था 12th में, बट इंजीनियरिंग के अंदर आके वो धमाका मचा रहे। उसके पीछे का रीजन ये है कि उनको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल गया और सही गाइडेंस मिलने के कारण वो अपने स्कोर को अप करते चले जा रहे हैं। उनके घर में या तो उनके कोई बड़े भाई बहन है या तो उनको कोई सीनियर ऐसा मिल गया है या आजू बाजू में कुछ ऐसी चीजें है जिसके कारण उनको सब कुछ सही टाइम पे पता चल गया, जिसका रिजल्ट उनके मार्क्स को अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका भाई आपका दोस्त है, जो चीजें बता रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करो। तो ये सभी तो रीजन है। आप देखोगे कि सेकेंड ईयर में जाने के बाद ज्यादातर बच्चों को बैकलॉग नहीं लगता। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो फिर भी तब तक भी नहीं समझ पाते, उन्हीं को लगता है। नहीं तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से बच्चे क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस इसलिए सेमेस्टर 1 में पहला टारगेट तो आप सभी का होना चाहिए ऑल क्लियर करने का। ऑल क्लियर करने का, मुझे सभी सब्जेक्ट में पहले क्लियर होना है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। हाँ, और जो गलतियां आपने दोहराई है वो भी आपको याद होना चाहिए कि सेमेस्टर 1 के स्टार्टिंग से आपने फोकस नहीं किया था और ये गलती सेमेस्टर 2 में मैं बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए गाइस। ओके, और ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि 10 दिन के अंदर आप कुछ नहीं कर सके। 10 दिन में इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत कुछ कर डालते हैं। तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट रखो और एक प्लानिंग वाइज पढ़ो। अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, समझने समझाने का टाइम खत्म। अब टाइम है कि भाई करो और उसको एग्जाम में उतार के आओ और सेमेस्टर को क्लियर करो, नहीं तो ये बोझ उठा के लेके जाओगे ना तो बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। तो कैसे करना है, देखो आप में से ज्यादातर बच्चे एक गलती करते, क्या गलती करते हैं, उनको कोई सब्जेक्ट ऐसा रहता है जो बहुत सिंपल लगता है और वही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं। और कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, वो एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं और तीसरी बार वो बुक किधर जाता है उनको पता भी नहीं रहता और उनके दिमाग में बैठ जाता है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या अगर वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो क्या उसको कभी टच नहीं करोगे, उसका एग्जाम नहीं दोगे? दोगे ना यार। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने शादी किया है तो निभाना पड़ेगा, अगर नहीं निभाओगे
तो भाई 50% आपको अपने शेयर में देना पड़ेगा, मतलब आपको परसेंटेज में देना पड़ेगा, आपका जो स्कोर आने वाला, जो पॉइंटर आने वाले उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि भाई जो डिफिकल्ट लग रहा है उसके चक्कर काटो और उसको अपने झांसे में फंसाओ और स्कोर करो और काम को खत्म करो। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट को दूरिया मत बनाओ, उसको ट्राई करो कि एटलीस्ट वो सब्जेक्ट आपका निकल जाए। कैसे निकलेगा? आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा। इस 3 ग्रुप कैसे? पहला, हा, मतलब हार्ड और सिंपल सब्जेक्ट को एनालाइज कर लो। अब ये मत बोलना सर मेरे को तो सभी की सब हार्ड लग रहा है। सभी हार्ड लग रहा है तो भी यही आपको करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में इतने साल के डाटा को अगर मैं समझूं और आपको मैं बताऊं तो गाइस सिंपल सी बात है कि अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हो तो आप पहली बात तो ऑल क्लियर तो हो गई, और बहुत बार बच्चे बहुत अच्छा स्कोर भी करते गाइस। बट एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं है, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना, जो सबसे डिफिकल्ट लग रहा है उसमें उसमें जितने आपको यूनिट्स आने वाले, सभी यूनिट्स के एक एक यूनिट्स का एक डाटा कलेक्ट करना है। पहले यूनिट में मोस्ट, मीडियम और लेस ऐसे एक डाटा कलेक्ट करना है कि सबसे ज्यादा पिछले ओनली 3 सालों के अंदर, पिछले 3 सालों के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया उसको मोस्ट में रखना है, उससे कम उसको मीडियम में रखना है और सबसे कम को लेस में रखना है। ऐसे हर यूनिट का बनाना है। और ऐसे बनाने के बाद आपको क्या करना, नोट्स को इकट्ठा करना है एंड वीडियो कंटेंट होंगे तो उसको इकट्ठा करना। जैसे अपने प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर जो नहीं मिलता कमेंट बॉक्स में लिखना, वो चीजें हम लाने का ट्राई करेंगे। तो गाइस ऐसे आपने 3 डाटा बना लिया। 3 डाटा बनाने के बाद मोस्ट जो सबसे ज्यादा दिख रहा है उसको सबसे पहले आपको कवर करना है। मीडियम में आपको जो दिखाई दे रहा है उसको उसके बाद कवर करना, लेस वाला सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में कवर करना है। और गाइस अगर ये डाटा बनाओगे ना, हार्डली आपको मैं बता रहा हूं कि पूरी तरह से अगर दिमाग से आप अच्छी तरीके से एनालाइज करके देखोगे तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 45 to 50 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर आपका सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो इन्हीं चीजों को एनालाइज करना है। मैंने बोला स्मार्ट वर्क करना है, गधा वर्क करने का टाइम खत्म, स्मार्ट वर्क करो। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और सबसे मीडियम, मॉडरेट लेवल एंड लेस लेवल, ऐसे डाटा इकट्ठा कर रहा हूं। डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, काम हो जाएगा, तो ऐसे डाटा इकट्ठा करना है। अब गाइस न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट जो होंगे जिसके अंदर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स भी है, उनके लिए डाटा तो इकट्ठा करो। डाटा इकट्ठा करने के बाद आप देखोगे मोस्ट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उनके टॉपिक कौन से हैं, और वो टॉपिक को क्या करना है आपको यूट्यूब पे लिखना है, आगे प्रदीप गिरी एकेडमी लिख दो। वो टॉपिक आपके आंखों के सामने आ गया और वो टॉपिक को एक बार देख लो। वो टॉपिक देखने के बाद देन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। सर आपने टॉपिक क्यों समझने के लिए बोला है? भाई न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं उनके डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे ना, एग्जाम में बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं। हाँ, अब मैथ के लिए डायरेक्ट पीवाईक्यू कर सकते हो। पीवाईक्यू मतलब उसके थोड़े कॉन्सेप्ट को समझ लो और उसके डायरेक्ट पीवाईक्यू कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर ये आपके सब्जेक्ट है, अगर इनको कर रहे हो, इनके पीवाईक्यू कर ले रहे हो डायरेक्ट, तो भी हो जाएगा गाइस। इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, हद से ज्यादा सिंपल होते हैं। बट जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है पूरा ही पूरा बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट को गाइस आपको समझना तो समझना ही पड़ेगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। बट इसके लिए आप 3 डाटा जो बनाओगे, जिस डाटा के अंदर आपको एक कलेक्शन मिल जाए क्वेश्चंस का कि मेरे दोस्त मेरे को बस इतना ही क्वेश्चंस करना है। और गाइस अगर आपने डाटा बनाया, आपको कुछ ऐसी डिफिकल्टी आ रही है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो अपने दोस्त को जो आपको प्रॉपर आपकी हेल्प कर पाए उसे एक स्टोरी के फॉर्मेट में पूछो कि भाई मुझे बता कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। एटलीस्ट स्टोरी के फॉर्मेट में सुनोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में होगी और वो चीजें आप उतार के एग्जाम में आओगे तो गाइस पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं बताना चाहूंगा, स्टोरी जरूर बताऊंगा, ये तो मेरी आंखों देखी स्टोरी है। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा इधर उधर के चक्कर में ही रहता था और उसको लगता था कि इधर उधर के चक्कर में मेरी नैया पार हो जाएगी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में तो हो गया, बट एक सब्जेक्ट ऐसा था जिस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, बहुत चीजें स्ट्रिक्ट हो गई एंड वो इधर उधर भी नहीं हिल पा रहा था। और सबको सबको अब सभी हमारे दोस्तों को लग गया कि भाई वो गया, उसकी कहानी खत्म और वो तो गए हो। पर उसने क्या किया पता है? क्योंकि उस समय इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, एफएम करके एक सब्जेक्ट था, उसमें इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि बच्चा इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था वो। फिर उसने क्या किया कि उसको 11 12 का तो कुछ याद नहीं था, 10th का उसको बस क्या याद था पता, A+B² का फॉर्मूला। और वही फॉर्मूला जो जो उसको जो 2 4 चीजें याद थी, वही पे उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरे एग्जाम के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर डाला। इधर उधर कुछ भी लिख के आया। मैं बताना चाहूंगा, हम जब बाहर निकले तो हमें लगा कि भाई, करण नाम था मेरे दोस्त का, कि करण गए हो, गया करण, अब तो करण गया। बट भाई
मैं बताना चाहूंगा जब रिजल्ट आया ना इस सब्जेक्ट में वो अच्छी तरीके से पास हो गया, जिस सब्जेक्ट में वो थोड़ा बहुत लिखा था उसमें वो चला गया और इस सब्जेक्ट में पास हो गया। इसीलिए पहला तो दिमाग में ये रखना है कि पेपर से निकलने का कभी ये बोलने का ट्राई मत करो और ये करके भी मत आओ एग्जाम में, अरे मैंने इतने पेपर का इतने मार्क्स का लिख के आया। भाई हमेशा ना पूरे मार्क्स का लिख के आओ, भले आपको आए ना आए, भले इस क्वेश्चन का इसमें आ रहा है पर भर के आओ, पेपर कभी छोड़ के नहीं आने का, ये दिमाग में रख लो। और अभी भी 10 डेज है, पर इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो आपको यूनिट नहीं आ रहा है वो यूनिट का पूरी तरह से एनालाइज कर लो, इस यूनिट के अंदर क्या है, कितने टॉपिक्स है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या है। तो जो यूनिट छोड़ने वाले उसको इस तरह से कर लो कि उससे रिलेटेड कुछ आया तो उसको एग्जाम में आप लिख पाओ। ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैंक करके आ जाओ, ये गलती कभी मत करना गाइस। और इंजीनियरिंग में तो मैं बोलूंगा बिल्कुल मत करो, क्योंकि हमने तो आंखों देखी चीजें देखी है जो बहुत सारे बच्चों को निकलते हुए, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इन चीजों पर फोकस जरूर करना। और लास्ट टू लास्ट पीवाईक्यू, पिछले 2-3 सालों का पीवाईक्यू पे आपको फोकस करना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपसे पूरी तरह से नहीं हो रहा, ओनली पीवाईक्यू कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अभी तो पीवाईक्यू पे ही फोकस करो, क्योंकि पीवाईक्यू पे फोकस करोगे तो आपकी नैया बहुत अच्छे से पार हो जाएगी। और अगर कुछ और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।